अब देख रहे हैं पीपी न्यूज। मैं हूं शर्मा। आंध्र प्रदेश में अहमदिया समुदाय के लोगों को लेकर चल रहे विवाद के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने 25 जुलाई को आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में अहमदियाओं के मुस्लिम न होने की बात कही, जहाँ जमीयत का कहना है कि अहमदियाओं को मुस्लिम न मानने का आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का रुख पर सभी मुसलमान सहमत हैं। इधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के रुख पर विरोध भी जता चुका है। जी हां, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मंत्रालय ने 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी, जहां मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को हिट कैंपेन बताते हुए कहा था कि इसका असर पूरे देश में पड़ सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के जवाहर रेड्डी के भेजे गए पत्र में मंत्रालय में लिखा था कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय की तरफ से 20 जुलाई को मिले पत्र में बताया गया है कि कुछ चुनिंदा वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और समुदाय को इस्लाम से बाहर मानने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ये अहमदिया समुदाय के खिलाफ हिट कैंपेन है और ना तो ये वक्फ बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है और ना ही उसके पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो अहमदिया सहित किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान निर्धारित करे। ये बात उसमें लिखी हुई थी। वहीं साल 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रस्ताव पर अंतिम रोक लगा दी गई थी। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस साल फरवरी में वक्फ बोर्ड ने एक दूसरी घोषणा की, जिसमें एक बार फिर से अहमदिया समुदाय के लोगों को गैर मुस्लिम घोषित किया गया था, जहां बोर्ड ने इसके लिए दुनिया भर में अलग अलग इस्लामिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की तरफ से जारी किए गए फतवाओं का हवाला भी दिया था। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 6 दिन ही हो चुके हैं और हर रोज सदन में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। वहीं बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। संसद में संख्या बल के हिसाब से देखें तो अभी मोदी सरकार काफी मजबूत दिखाई देती है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद में संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसके क्या सियासी माने हैं, आइए आपको बताते हैं। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है, जहां अकेले भाजपा के 301 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद है। संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार कहते हैं कि विपक्ष अभी किसी भी हालात में चर्चा के केंद्र में बने रहना चाहती है, जहां सरकार को हावी होने का कोई मौका विपक्ष नहीं देना चाहती। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दे। वहीं सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर बयान देंगे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का ऐसा तरीका है जिसके जरिए विपक्षी पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है, जहां कुल मिलाकर सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर किसी के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। सत्र शुरू होने से पहले वे चाहते थे चर्चा। उन्होंने कहा है कि जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया है। जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वे नया मुद्दा लेकर आए हैं कि पीएम आए और चर्चा शुरू करे। मुझे लगता है कि ये सभी बहाने हैं। इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं और हम बार बार
प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के अंदर आकर अब देश को संबोधित करना चाहिए। आज ये जो सिद्धांत है, ये इंडिया अलायंस का सिद्धांत है। ये अविश्वास प्रस्ताव देना है, ये इंडिया अलायंस का एक सिद्धांत है और हमने सभी अपने अपने सदस्यों को कहा है कि हमें ये संदेश देना चाहिए कि सारे इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं, हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं और मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगा हुआ है उस पर मरहम सपा ने 35 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। वहीं अगस्त के आखिर तक अखिलेश यादव इन नामों का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, जहां कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए अखिलेश यादव पूर्वांचल से लेकर पश्चिम के जिलों में दौरा कर रहे हैं। इन सीटों की फेहरिस्त में कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद जैसी सीटों पर पार्टी के चेहरे तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जी हां, सपा के सोर्स कहते हैं कि अखिलेश खुद ही टिकट जल्दी फाइनल करना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण अब लोकसभा चुनाव के 8 महीनों में कम समय होना है। वहीं अखिलेश पार्टी के मुख्य कार्यधर्ता हैं, जहां चुनाव के दौरान समय देना मुश्किल होगा और परिवार के टिकट वो खुद ही फाइनल कर रहे हैं। जहां लोकसभा सीट के प्रभारी घोषित होने के साथ ही जाति, क्षेत्र और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश हो रही है। ये तो तय है कि लोकसभा में मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ और फिरोजाबाद सीट मुलायम परिवार के बीच ही रहेगी। ऐसे में बदायूं सीट को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं। वो पर वर्तमान में यहां से सपा के फायर ब्रांड नेता स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सांसद है, जहां संघमित्रा भाजपा के टिकट पर जीती। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव को परिवार में गढ़ कहे जाने वाली सीट मैनपुरी को जीतने का पूरा फोकस रहेगा। साथ ही डिम्पल यादव की सीट आम चुनाव में जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी उपचुनाव में ही उम्मीदवार उतार कर सीट हथियाने का पूरा प्रयास किया गया। वहीं 2024 के मिशन में जुटी बीजेपी 80 लोकसभा जीतने का दावा कर रही है, जहां बीजेपी ये मानती है कि वोटों की बिखराव की वजह से उत्तर प्रदेश में इस बार सभी सीटें जीतने का मौका है। राजस्व एवं भूमि विभाग के अधिकारियों के तबादले का आदेश निरस्त करने पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कहा है कि अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई है कि कुछ अधिकारियों को अनावश्यक तबादला हो चुका है, इसके बाद विभाग और सब लोगों ने तय किया है कि अभी इसे छोड़ देंगे। आइए देखते हैं कि इस मामले में नीतीश कुमार का क्या कहना है। अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे अधिकार तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे। अब फ्रेश नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है। वो नियम हम बताए हैं ना जी, आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। यूपी में एक बार फिर से मानसून रिटर्न हो गया है। वहीं बुधवार सुबह से गाजियाबाद और नोएडा में तेज बारिश हो रही है। गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पर 2-2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं कई रिहायशी कॉलोनियों के पानी घुस जाने की खबर है। वहीं नोएडा में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जहां गाजियाबाद में बारिश में भीगते हुए बच्चे स्कूल पहुंचे। उसके बाद प्रशासन ने 12वीं तक स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अलीगढ़ में सास ने की बहू के साथ जमकर मारपीट। जी हां, सास की हैवानियत का वीडियो सामने आया है, जहां बहू के 3 बेटियां पैदा होने पर सास बहू से मारपीट करती है। बता दें कि बेटा पैदा न होने से नाराज सास ने बहू को जमकर पीटा। ये मामला गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर का बताया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से सास अपनी बहू की पिटाई करती हुई नजर आ रही है।